Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is willful defaulter. तो हम जानेंगे जो willful defaulter इनके बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो स्ट्रिक्टर मेजर्स लेंगे willful defaulter के खिलाफ। इसका मकसद है ताकि रोका जा सके एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी और क्रेडिट रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रहा है उसको। आरबीआई ने बैर किया है कि कोई भी लेंडर जो है जो कि एक्सटेंड करते हैं क्रेडिट को वैसे एंटाइटीज को जो कि एसोसिएटेड है विलफुल डिफॉल्टर में, तो उनके लिए ये उनको बैर कर दिया जाएगा। मेजर्स टेकन बाय आरबीआई, क्या मेजर्स लिया गया आरबीआई के द्वारा इसके लिए? टाइमलाइन फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी टाइमलाइन होगा आइडेंटिफाई करने के लिए। आरबीआई ने सेट किया है टाइमलाइन को 6 मंथ का, जो कि स्टार्ट होगा क्लासिफाई करने के लिए किसी भी अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में, जिसमें कि जो लेंडर है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो बोरोवर है कैटेगराइज किया जाएगा कि ये जो है वो विलफुल डिफॉल्टर है। डिसेमिनेशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेट किया जाएगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन को। आरबीआई ने प्रपोज किया है कि वो चेंजेस लाएंगे जो कि इंक्लूड करेगा स्टैब्लिशमेंट को वैसा सिस्टम का जो कि शेयर करेगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन को विलफुल डिफॉल्टर का, ताकि पता होगा कि ये विलफुल डिफॉल्टर है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जो केसेस होगा विलफुल डिफॉल्ट का उसमें आइडेंटिफिकेशन कमिटी जो है वो एग्जामिन करेगी सिचुएशन को। क्रिमिनल एक्शन, और जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होगा हर एक केस का उसके अनुसार लेंडर जो है वो डिस्क्रिप्ट करेंगे जो एक्सेस होगा क्रिमिनल एक्शन लेना है कि नहीं विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ, ये उसके बाद डिसाइड होगा। डिफिनेशन क्या है विलफुल डिफॉल्टर का, यानी विलफुल डिफॉल्ट होता है क्या, हम इसको समझेंगे। आरबीआई ने डिफाइन किया है कि जो विलफुल डिफॉल्ट है ये एक सिचुएशन है जहां पे बोरोवर जो है वो फेल कर जाते हैं पूरा कर पाने में अपने रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को, जबकि उनका जो कैपेसिटी है वो करने का वो डाइवर्ट कर देते हैं लोन को दूसरे पर्पस के लिए जिसके लिए उन्होंने लिया था उसके जगह पे वो सिफोनिंग करते हैं फंड का जो कि अब अवेलेबल नहीं है दूसरे फॉर्म पे, वो डिस्पोज कर देते हैं अपने एसेट को सिक्योर करने के लिए एक टर्म लोन को बिना इन्फॉर्म किए हुए लेंडर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। पीआईबी के न्यूज जानेंगे इसके बारे में हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक नए सेट ऑफ नेशनल अवार्ड को साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के फील्ड पे, जिसका नाम जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार रखा गया है। दिस अवार्ड एम्स टू एक्नॉलेज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन मेड बाय साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर वेदर इंडिविजुअली और इन टीम अक्रॉस वेरियस डोमेन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो अवार्ड है इसका मकसद है एक्नॉलेज करना एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन को साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट और इनोवेटर का, चाहे वो इंडिविजुअल हो या टीम पे हो, अलग अलग डोमेन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ये ओपन है इंडिविजुअल्स के लिए जो कि काम कर रहे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिपेंडेंटली, साथ साथ वैसे पीपल जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं जो कि रेसाइड कर रहे हैं अब्रॉड में, जिनका कंट्रीब्यूशन के कारण फायदा हुआ है भारत के सोसाइटी को, उन सब के लिए ये ओपन है। दिस अवार्ड आर कैटेगराइज एज फॉलो, ये जो आपका अवार्ड है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका है विज्ञान रत्न अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो आपका विज्ञान रत्न अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन को किसी भी फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। विज्ञान श्री अवार्ड एक्नॉलेजिंग डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक्नॉलेज करेगा जो डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन है किसी भी फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, यह इनकरेज करेगा यंग साइंटिस्ट को जिनका एज जो है 45 ईयर से कम है और जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है किसी भी फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और विज्ञान टीम अवार्ड जो है ये दिया जाएगा टीम को जो कि कंप्राइज करेंगे 3 या उससे अधिक साइंटिस्ट रिसर्चर या इनोवेटर को जिन्होंने एक्सेप्शनली कंट्रीब्यूशन दिया है जबकि वो काम कर रहे थे कोलैबोरेटरी किसी भी फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, तो उसके लिए है विज्ञान टीम अवार्ड। आपको पता चल गया कौन कौन सा अवार्ड किन के लिए है। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये कवर करता है 13 डोमेन्स को, जो कि इंक्लूड करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, एनवायरमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अदर, ये सारे डोमेन्स को ये कवर करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क। तो हम जानेंगे बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has introduced new norms based on the Basel III capital framework for all India financial institution which will take effect from April 2024। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है नए नॉर्म्स को जो कि बेस्ड होगा बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क के ऊपर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि आपका इफेक्ट में आएगा अप्रैल 2024 से, यानी अभी समय है।
India has 5 AIFI, All India Financial Institution Regulation, Export Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Bank for Financial Infrastructure and Development, National Housing Bank and Small Industrial Development Bank of India. इंडिया के पास 5 AIFI है आरबीआई रेगुलेशन के अंतर्गत. वो कौन कौन सा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. की प्रोविजन ऑफ द न्यू नॉर्म्स आर एज फॉलो. जो की प्रोविजन है नए नॉर्म्स को लेके वो क्या है? तो सबसे पहला तो कैपिटल एडिकेसी. AIFI will be required to maintain a minimum total capital of 9% by April 2024. This include a minimum Tier 1 capital of 7% and common equity Tier 1 capital of 5.5%. जो AIFI होगा उनको आवश्यकता होगी कि वो मेंटेन करे मिनिमम टोटल कैपिटल 9% का अप्रैल 2024 में. ये जो है इंक्लूड करता है मिनिमम टायर 1 कैपिटल 7% का और कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल जो कि 5.5% का होगा. कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल सब्सिडरी. जो कंसोलिडेट करने की बात कही गई है फाइनेंशियल सब्सिडरी को. ऑल फाइनेंशियल सब्सिडरी एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्व इन इंश्योरेंस एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी बोथ रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मस्ट बी फुल्ली कंसोलिडेटेड फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एडुकेसी. जो सारे फाइनेंशियल सब्सिडरी होंगे सिर्फ जो इन्वॉल्व है इंश्योरेंस या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी में, दोनों ही रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड को छोड़ के वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट होंगे जो पर्पस है कैपिटल एजुकेसी के लिए. इन्वेस्टमेंट कैप. जो इन्वेस्टमेंट में कैप की बात कही गई है, आरबीआई ने लिमिट लगाया है एआईएफआई के इन्वेस्टमेंट को लेकर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस इंटाइटीज पे. ये जो कैप है वो आपका 10% होगा उनके कैपिटल फंड का. इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट. एआईएफआई इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है सिंगल इंटाइटी का वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 49% से इक्विटी ऑफ इन्वेस्टी के, यानी 49% ये नहीं होना चाहिए. कैपिटल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट. AIFI are advised to focus on effective capital planning and long term capital maintenance. AIFI जो है उनको एडवाइज किया गया है कि वो फोकस करे इफेक्टिव और एफिशिएंट कैपिटल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर. बेसल III नॉर्म्स के बारे में हम जान लें. बेसल III नॉर्म वर adopted by financial regulator to improve the banking sector ability to absorb shock arising from financial and economic stress. जो बेसल III नॉर्म्स है इसको अडॉप्ट किया गया फाइनेंशियल रेगुलेटर के द्वारा ताकि इंप्रूव किया जा सके बैंकिंग सेक्टर के एबिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए शॉक को जो कि अराइज होता है फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्ट्रेस के कारण. इट वाज डेवलप्ड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इन द आफ्टरमैथ ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8. इट मैंडेट बैंक टू मेंटेन अ CAR और कैपिटल टू रिस्क वेटेज रेशियो ऑफ एटलीस्ट 8%. इसको डेवलप किया गया था बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा. जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-8 उसके बाद इस मैंडेट करता है बैंक को कि वो मेंटेन करे CAR और कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट CAR को जो कि एटलीस्ट 8% का होगा. CRAR जो है ये एक रेशियो है जो कि कंपेयर करता है जो वैल्यू है बैंक के कैपिटल या नेट वर्थ का अगेंस्ट वैल्यू जो है उसके वेरियस एसेट को लेके जो कि वेटेज होता है अकॉर्डिंग टू रिस्क के अनुसार. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैंकॉक थाईलैंड PIB के न्यूज. जानेंगे इसके बारे में क्यों न्यूज पे आया है. Indian Coast Guard pollution control vehicle Samudra Prahari conducted a pollution response tabletop exercise and demonstrated at Kholong Toei Port in Bangkok, Thailand, showcasing India's maritime expertise and commitment to addressing severe challenges, particularly marine pollution. जो इंडियन कोस्ट गार्ड पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल समुद्र प्रहरी है उन्होंने कंडक्ट किया है एक पॉल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप एक्सरसाइज को और डिमोन्स्ट्रेट किया है इसको खोंग टोई पोर्ट पर बैंकॉक थाईलैंड के और दर्शाया है भारत के मैरीटाइम एक्सपर्टाइज और कमिटमेंट को एड्रेस करने के लिए शेयर चैलेंजेस को मेनली मैराइन पॉल्यूशन को देख के. ये जो विजिट था अंडर इंडिया एशियन इनिशिएटिव का ये अलाइन कर रहा था जो भारत का कमिटमेंट है रीजनल एंड सिक्योरिटी ग्रोथ को लेके सागर का और जिसका थीम जो था इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के दौरान वासुदेव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था. थाईलैंड के बारे में भी हम जान ले. थाईलैंड जिसका कैपिटल बैंकॉक है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि लोकेटेड है आपका इंडो चाइनीज पेनिनसुला पे. थाईलैंड शेयर करता है बॉर्डर को म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया और मैरीटाइम बाउंड्री जो है इसका वो वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत के साथ है. ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है. जो हिस्ट्री है थाईलैंड का ये इंक्लूड करता है माइग्रेशन को टाई पीपल्स का चाइना से इंडियनाइज किंगडम यूरोपियन कॉन्टिनेंट का 16th सेंचुरी के दौरान पे और वहीं से राइज हुआ था आपका अयुठाया किंगडम का
वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जो है एशिया में, उसके बावजूद भी थाईलैंड जो है वो अभी भी अनकॉलोनाइज्ड था, ऑल्दो जबकि उसमें कॉन्सेशन हुआ था, अनइक्वल ट्रीटी का उसको सामना करना पड़ा था उसके बाद भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एमई सिस्टम इन एनईपी 2020। तो जो पार्लियामेंट्री पैनल है एमई सिस्टम को लेके एनईपी 2020 के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है एजुकेशन को लेके, उन्होंने एडवाइस किया इंडियन गवर्नमेंट को कि वो डिस्कशन करे स्टेक होल्डर के साथ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट एमई सिस्टम को लेके, जो कि प्रपोज किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। ये मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है क्या और इसका क्या फायदा होगा, हम सब समझेंगे। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट एमई सिस्टम जो है ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि अलाउ करेगा स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए कि वो इंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं अपने एकेडमिक प्रोग्राम से अलग अलग पॉइंट पे। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि वो फॉलो करे एक ट्रेडिशनल लिनियर प्रोग्रेशन को। क्या बेनिफिट होगा इसका? ये ऑफर करेगा स्टूडेंट को और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, परमिट करेगा उनको कि वो लिव कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट डिप्लोमा को डिफरेंट स्टेजेस पे, ना कि उनको कंप्लीट करना होगा फुल डिग्री प्रोग्राम को, जो कि सूट करेगा इंडिविजुअल के नीड और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। ये जो सिस्टम है इसका मकसद है कि प्रोवाइड किया जाए डाइवर्स एजुकेशनल पाथवे को और इनहेंस किया जाए जो एक्सेस है हायर एजुकेशन का। However, पार्लियामेंट्री पैनल है क्रिटिसाइज दी एमई सिस्टम, लेकिन पार्लियामेंट्री पैनल ने क्रिटिसाइज भी किया है एमई सिस्टम को। क्यों? तो ये भी हम जानेंगे। अनसर्टेनिटी इन स्टूडेंट नंबर, क्योंकि अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट के नंबर को लेके। पैनल ने एक्सप्रेस किया है चिंता को कि जो हाई स्टूडेंट पॉपुलेशन है भारत का, ये इसको डिफिकल्ट कर देता है इंस्टीट्यूशन के लिए को प्रिडिक्ट कर पाए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो एग्जिट करेंगे और ज्वाइन करेंगे मिडवे पे, जिसके कारण अनसर्टेनिटी एक बन जाता है रिसोर्स के मैनेजमेंट को लेके और मेंटेन करने को लेके पीपल टीचर रेशियो को। ज्योग्राफिकल चैलेंज भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, पार्टिकुलरली इन रूरल एरिया, पोस्ट चैलेंज टू इम्प्लीमेंटिंग एमई इफेक्टिवली। और जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पूरे कंट्री पे और मेनली रूरल एरियाज में, ये भी एक चैलेंज क्रिएट कर दे रहा है इम्प्लीमेंटेशन को लेके एमई को अच्छे तरीके से। लैक ऑफ क्लियर फ्रेमवर्क, जो कमी है क्लियर फ्रेमवर्क की, ये जो पैनल है इसमें नोट किया गया कि कमी आवश्यकता है एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस की और एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क की एमई ऑप्शन के लिए, जो कि इंक्लूड करे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म को। बिना इनके इम्प्लीमेंट कर पाना एमई को एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पोटेंशियल फॉर डिवैल्यूड डिग्री, पोटेंशियल है कि जो डिग्री का वैल्यू वो कम हो सकता है। कुछ क्रिटिक्स जो है वो मानते हैं कि जो स्टूडेंट और टीचर है उनको डर है कि एमई सिस्टम जो है वो डिवैल्यू कर देगा डिग्री को, अलाउ करके स्टूडेंट को एग्जिट करने का लोअर लेवल क्वालिफिकेशन पे। पोटेंशियली इससे क्या होगा, जो परसेप्शन है प्रोड्यूस करने का चीप लेबर का जॉब मार्केट में वो तैयार हो जाएगा। स्टेट लेवल ऑपोजिशन भी है। कुछ स्टेट है जैसे कि केरला हो गया, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो नहीं इंप्लीमेंट करेंगे एमई को अपने कॉलेज पे यूनिवर्सिटी पे। ये दर्शाता है कि कमी है यूनिफॉर्मिटी को लेके भी इसके एक्सेप्टेंस का अलग अलग रीजन पे। ड्रॉप आउट कंसर्न भी है। एक्सपर्ट और क्रिटिक्स का मानना है कि जो कंसर्न है एमई सिस्टम को लेकर, ये बढ़ा देगा ड्रॉप आउट रेट को, क्योंकि स्टूडेंट का ऑप्शन रहेगा आप अर्ली एग्जिट का बिना कंप्लीट किए हुए फुल डिग्री प्रोग्राम को। इससे हो सकता है कि ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ जाए। अदर रिकमेंडेशन बाय द पैनल, इसके अलावा जो रिकमेंडेशन दिया गया है पैनल के द्वारा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सनलाइज्ड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया था डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम को, जिसको अडॉप्ट किया गया है जम्मू के यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए पर्सनलाइज्ड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के लिए। डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट करना एजुकेशनल कंटेंट को जो कि टेलर और लोकल नीड और लैंग्वेज के अनुसार। रिसर्च और इनोवेशन, जो फील्ड आपका एजुकेशन का मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए। जो मेजर इनिशिएटिव है एनईपी 2020 के अंतर्गत, जो सारे टाइप एजुकेशन के वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पीएम श्री, ये हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है स्कूल के ऊपर, इसके ऊपर इसका फोकस होगा इक्विटी और इंक्लूसिविटी के ऊपर। निपुण भारत, यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 2026 से 2027 का इसका टारगेट है। पीएम ई विद्या जो है ये प्रमोट करेगा ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग को अलग अलग प्लेटफॉर्म और रिसोर्सेज की मदद से। एनसीएफ एफएस एंड जादुई पिटारा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एंड प्ले बेस्ड लर्निंग, जो कि एज 3 से 8 के ऊपर फोकस करेगा। निष्ठा, ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है टीचर और स्कूल प्रिंसिपल टीचर के लिए।
नीडियर, ये ब्लूप्रिंट होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन एप्लीकेशन के लिए। एकेडमिक फ्रेमवर्क जो है ये इंट्रोड्यूस करेगा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को और नेशनल हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ये बात कर रहा है कि जो 6% डीजीपी का है इसको एलोकेट करना चाहिए एजुकेशन के लिए। एजुकेशनल इनोवेशन इन गिफ्ट सिटी, ये अलो करेगा फॉरेन यूनिवर्सिटी को गुजरात गिफ्ट सिटी के लिए कि वो ऑफर करें स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्कीम जो है ये क्रिएट कर रहा है टॉप नॉच एकेडमिक और रिसर्च फैसिलिटी को और डेजिग्नेट कर रहा है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में। ज्ञान और स्पार्क जो है ये टैप करेगा एक्सपर्टाइज को एकेडमिक रिसोर्सेज के लिए और फोस्टर करेगा रिसर्च के कोलैबोरेशन को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.